Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss previous year question paper of PS Stat paper 1 जो आपको आया था 16 सितंबर को। ठीक है जी, ये 16 सितंबर वाला पेपर है CDP का जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन क्या था, लर्निंग द रूल ऑफ टर्न टेकिंग इन अ कन्वर्जेशन रेफर्स टू, कि जब आप कन्वर्जेशन करते हो, किसी से बातचीत करते हो, उस टाइम जब आप एकदम से बात को पलट देते हो, उन सब चीज़ों को रूल्स ऑफ टर्न टेकिंग इन अ कन्वर्जेशन उसको बोलते हैं हम प्रैग्मेटिक्स। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Now comes the second question. A least restrictive environment is the one in which least restrictive मतलब जहाँ पे बहुत कम आपको restrictions देखने को मिलेंगी, वो environment कैसा होता है। ठीक है, पहला जहाँ पर फर्नीचर ना हो, तो ये तो कोई restrictions की बात नहीं हुई, है ना। सेकंड, जहाँ पे बच्चे बैठ सके अपने ही मतलब अपने ही रूल्स बना के, डिसिप्लिन के, बच्चों अपने रूल्स थोड़ी बनाएंगे, टीचर बनाएंगे ना। थर्ड, education for children with special need takes place that are as close as normal as possible while facilitating learning। ये बिल्कुल सही है। देखो, बच्चों को आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट वही होता है, कम से कम रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे होती है जहाँ पे चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है, चाहे वो एबल्ड है, नॉर्मल बच्चों के साथ सभी मिलजुल के रहें और उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन तो चलो गलत है, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। Now comes up with the third question. The term authentic assessment refers to। तो देखो जी, authentic assessment बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। ये वो चीज़ होती है जब आप बच्चों को असेस करते हो और उनकी एबिलिटीज़ को आप रियल लाइफ सिचुएशन में जाकर लगाना स्टार्ट कर देते हो। उनको बोलोगे कि आप में ये अच्छी चीज़ है, आप जाके उसको क्या करो कि मतलब अपनी रियल लाइफ कंसेप्ट के साथ उसको जोड़ के उसको लर्न करवाओ, वो होती है ऑथेंटिक असेसमेंट। प्रोसेस ऑफ असेसिंग द स्टूडेंट्स एबिलिटीज टू अप्लाई द स्किल्स इन द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम द फोर्थ क्वेश्चन। एक महर है, जो महर किसी का नाम है, वॉज बोर्न 15 years आफ्टर आर पेरेंट्स मैरिज। पेरेंट्स की मैरिज के 15 साल बाद महर हुई। ठीक है जी, और उसके जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है महर को लेके, जो उसके पापा हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं। इस वजह से उसकी हर डिमांड उसके पेरेंट्स पूरी करते थे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, हर तरह की उसकी डिमांड पूरी होती थी। जो उसके फ्रेंड्स थे उसको झेलते थे, टॉलरेट करते थे, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते थे महर के, जिस वजह से सारे फ्रेंड्स उसको झेलते थे एक तरह से, क्योंकि वो बहुत अमीर थी। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये इंडल्जेंट पेरेंट का एग्जाम्पल्स हैं। वो पेरेंट्स जो बिना सोचे समझे अपने बच्चों को क्या करते हैं, हर इच्छा पूरी कर देते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। ये एक इंडल्जेंट पेरेंट्स की एग्जाम्पल है। Now comes up with the fifth question. In the norm reference text, a student's score is interpreted by comparing it। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, जो नॉर्म रेफरेंस होता है कि जो हमारे पीयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के साथ हमारी परफॉर्मेंस को जब देखा जाता है कंपेयर करके, सबको जैसे टीचर ने एक ही टेस्ट दिया तो देखा जाएगा कि बच्चे की दूसरे स्टूडेंट का कंपैरिजन में एक तरह से वो टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, वो होती है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट ऑन द सेम टेस्ट। ठीक है, वो होती है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नाउ कम्स विद द सिक्स्थ क्वेश्चन। और याद रखना, पुराने पेपर कोई मत छोड़ के जाना क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली पीटेट में क्या करते हैं, वो रिपीट कर देते हैं क्वेश्चंस। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस स्टेज में बच्चों को सिखाया जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, अपने बिहेवियर के लिए, अपने पोजेशंस के लिए, कि आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, खुद अपना इनिशिएटिव लेना सीखो। अगर गलत हो तो गिल्टी फील करना पड़ेगा, सही हो तो आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एरिक्सन की थ्योरीज थी, आपको पता ही है। ऑटोनॉमी, शेम, डाउट, इंडस्ट्री, इन्फीरियॉरिटी, ये सब एरिक्सन ने दिए थे। और ये जो पूछा गया है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात जहाँ आ जाएगी, वहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है जी। नाउ कम्स द सेवेंथ क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है रैपिड इनेट लर्निंग का, कि मतलब फटाफट बच्चा सीखता है क्रिटिकल पीरियड में। क्रिटिकल पीरियड आप सबको पता, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को क्रिटिकल पीरियड बोला जाता है, जिससे क्या होती है, अटैचमेंट हो जाती है टू द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। जो आपने देखा,
उसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग मतलब हमारे दिमाग में छप जानी वो चीज़ जो हमने सबसे पहले देखी। ये कंसेप्ट किसने दिया था? लॉरेंट्स ने। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि ये वर्ड्स किसने बोले हैं, ये लाइन किसने बोली है, या ये बुक किसने लिखी है। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड में आते ही आते हैं। को अब भी क्वेश्चन ऐसे मतलब पेपर में ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन ना आए, तो इनको ध्यान में रख के जाना किसने क्या बोला था। 2-3 लाइनें पढ़ लेना हर एक की, ठीक है, आइडिया हो जाएगा। नाउ कम्स द 8th क्वेश्चन, ब्रेन डेवलप कोऑर्डिनेशन अर्लियर, कि जो हमारा हेड है या ब्रेन है पहले डेवलप करता है, फिर उसके बाद हमारे फीट्स डेवलप करते हैं। तो हमें पता है सीक्वेंस वाइज जब हेड से टो की तरफ आते हैं तो वो क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल होता है, राइट। Now comes the 9th question, the tendency to focus on one aspect of the situation and neglect the other important feature, उसको हम क्या बोलेंगे? कि हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी सबको इग्नोर मार रहे हैं, तो वो क्या होता है? मतलब एक चीज़ को हम सेंटर में लेके चल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रेशन, ठीक है जी। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सेंट्रेशन। 10th क्वेश्चन है कि जो बच्चा है वो लॉजिकली सोच रहा है किसी चीज़ों के बारे में, तो प्याजे की स्टेज के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ? तो हमें पता है प्याजे की 3 स्टेजेस थी, एस, पी, सी एंड एफ। और सी वाले में कंक्रीट ऑपरेशनल में हमने पढ़ा था कि बच्चा क्लासीफाई, कंजर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब आते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन क्या बोला है कि जो सेंट्रल आइडियाज़ होते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू के ऑफ लर्निंग आर, कि जो सेंट्रल आइडिया है कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू का लर्निंग का, वो क्या होता है? पहला कि जो बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, वो एक्टिव होते हैं अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करने में। ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्याजे ने भी यही बोला था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं। और सेकंड, सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम लोगों से बातचीत करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तभी हम जाके कुछ सीखेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Now comes the 12th question, when a child is able to sort the blocks on the basis of 2 characteristics, कि एक बच्चा है, आपने उसको ब्लॉक वाली गेम दे दी, जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना कलरफुल वाले, डाइस भी होती है जैसे, तो कलर उसका अलग है, किसी का लेंथ अलग है, तो ही इज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग। तो यहाँ से बच्चा देखो आइडेंटिफाई करना सीख रहा है दोनों चीज़ों को कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं है, उनको सॉर्ट आउट कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो इसको हम डी सेंटरिंग बोलेंगे, ठीक है जी, डी सेंटरिंग बोलेंगे। नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम इज़ टू, इंडिविजुअलाइज आप सबको पता है, इंडिविजुअल एजुकेशन की बात की गई है कि डिसेबल्ड बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा के अच्छे से उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो इसका सही आंसर क्या है? बच्चों को अप्रोप्रिएट प्रोग्राम फॉर ईच द चाइल्ड विद द स्पेशल नीड्स, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन होती स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए ज़्यादातर, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। Next is 14th, a student who constantly fidgets has trouble waiting for a turn, कि जो एक बच्चा है वो constantly फ्रिज कर रहा है और उसको ट्रबल है वेट करने में अपनी टर्न के लिए। जैसे कि आपकी टर्न आने वाली होती है, कई होते हैं ना कि जल्दी करो फटाफट मेरा काम हो जाए, तो वो क्या करता है, टेंशन नहीं देता किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को। तो वो किस तरह की कैटेगरी से बिलोंग करता है? देखो, जब बच्चा अटेंशन ही नहीं दे रहा तो उसको अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर वाले क्वेश्चन टॉपिक में से आया हुआ ADHD बोलते हैं, ठीक है जी। जब बच्चा लैक करता है अटेंटिवनेस में, वो अटेंटिव नहीं होता किसी भी चीज़ को लेकर। अब आते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। तो 15th क्वेश्चन क्या है? विच द फॉलोइंग डिस्क्राइब ट्रैकिंग विद इन द क्लासरूम। ट्रैकिंग करना आप सबको होता है, जैसे हम GPS ऑन कर लेते हैं ना किसी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए, वैसे ही बच्चों के लिए भी होता है एक ट्रैकिंग सिस्टम, कि बच्चों को ट्रैक करना है, बट किस चीज़ को लेके करना है? डेवलप करना और असेस करना हर एक बच्चे की मतलब हर एक बच्चे की एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे को असेस करना कि क्या बच्चे की एबिलिटीज़ हैं, कहाँ बच्चे की कमियां हैं, उन सब चीज़ों को असेस करना, उसको बोलते हैं हम ट्रैकिंग करना विद इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम के अंदर ही, बाहर नहीं। नाउ कम विद द 16th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चीज़ इन्हांस करेगी बच्चे की सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ वर्थ? ठीक है जी, इससे
कैसे हमें बच्चे की कॉम्पिटेंस और सेल्फ वर्थ कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है हमें कैसे पता लगेगा। पहले हेल्प करना स्टूडेंट्स को अचीव सक्सेस ऑन चैलेंजिंग टास्क, ये बिल्कुल सही है। देखो पहला ऑप्शन, आप बच्चों की हेल्प कर रहे हो। सेकंड देखो आप उनको जज कर रहे हो, जहाँ जज वर्ड आ गया ना ये बहुत नेगेटिव वर्ड है, इसको दिमाग में रखना तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स जैसे ओनली हो गया, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एक पॉजिटिव वर्ड है तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। और जहाँ पे जज करने पर आओ, कंपेयर करो, वो नेगेटिव वर्ड्स में आ जाते हैं बिल्कुल ही। देन प्रोवाइड करना बच्चों को अप्रेजल, कि उनको प्रेज करना कि कहाँ बच्चे आपकी गलती है उसको बताना प्यार से, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है, तो मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, इनमें से कौन सी सिचुएशन इज अ लर्नड हेल्पलेसनेस एविडेंट। लर्नड हेल्पलेसनेस मतलब कि आप भी बच्चे की हेल्प नहीं कर पा रहे लर्न करने में, इतना मतलब वो बच्चा ढीठ है या पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहता, तो आप भी क्या करोगे, दैट इज लर्नड हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस। ठीक है जी, तो इसका मतलब हुआ कि वो स्टूडेंट है वो बिलीव करने लग गया दैट ही और शी कैन नॉट कंट्रोल और इम्प्रूव देयर ओन लर्निंग, कि बच्चा अभी खुद ही सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस है वो, बिल्कुल कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता लर्न करने के लिए। बच्चा ही खुद बिलीव करेगा तो पढ़ाने वाला उसको क्या पढ़ाएगा। ठीक है जी, नाउ कम्स अप विद द 18th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू रिमेंबर अ टेलीफोन नंबर, ठीक है, शी हैज़ जस्ट लुक्ड अप, Mamta repeats the number of the to herself several times after dialing. This is example of कि जो ममता है वो क्या कर रही है, टेलीफोन नंबर लर्न कर रही है बार बार डायल करके उसको। तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल हुई, रिहर्सल, ये रिहर्सल की एग्जाम्पल है। देखो कोई डांस परफॉर्मेंस है, कुछ भी है, आप बार बार किसी चीज़ को रिहर्स करोगे, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड है, बार बार आप पढ़ने की कोशिश करोगे, रिहर्स करोगे, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है जी, नाउ कम्स 19th, ZPD की बात आई है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आप सबको पता है ये क्या होती है, हम किसी की गाइडेंस लेते हैं काम करने के लिए, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और आगे हमें थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, तो उसको बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ, कि जो एक टीचर है वो चाहती है कि उसके बच्चे सारा होमवर्क असाइनमेंट जितनी भी है पूरे टाइम पे कंप्लीट करे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को प्रेज़ करना शुरू कर दिया, हर एक बच्चे को जो काम करके लेके आता था उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दिया। तो जो टीचर है वो किस चीज़ तरह का प्रोसीजर कर रही है और उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम शेपिंग बोलते हैं। क्योंकि देखो बच्चे के साथ आप जैसा व्यवहार करोगे बच्चा वैसा ही करेगा। टीचर अच्छा होगा, उसको मोटिवेट करेगा, प्रेज़ करेगा, बच्चों को भी सुनने में अच्छा लगता है, इससे क्या होगा, बच्चा उसी तरह से शेप अप हो जाएगा कि हाँ टीचर मेरी अच्छाई करता है, मतलब अच्छा बोलता है, तो मुझे काम ख़त्म करना ही है टाइम पे। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब टीचर डिस्कवर करता है कि स्टूडेंट्स टेंड टू बी रिलेटेड इज लर्निंग टू व्हाट शी ऑलरेडी नोज, कि जो बच्चा है वो अपनी प्रेजेंट लर्निंग को अपनी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ रहा है जो उसने पहले लर्न किया था, तो पियाजे के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं, तो हम सबको पता है उसको असिमिलेशन बोलते हैं। हमने किया था ना, असिमिलेशन होता है जब हम प्रीवियस स्कैमा यूज़ करते हैं, और अकोमोडेशन होता है जब प्रीवियस स्कैमा वर्क नहीं करता तो हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसमें उसने यूज़ किया है प्रीवियस नॉलेज, तो वो असिमिलेशन हुआ।